तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर। आज छठा दिन है साल 2025। हाँ, और हालात काफी गर्म लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम सिर्फ हेडलाइन से थोड़ा आगे जा रहे हैं। हमारे पास एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है जिसका टाइटल है सत्ता, लाभ और नियति, ईरान, इजराइल, चीन त्रिकोण का यथार्थ। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ मिसाइलों की गिनती नहीं कर रहा, ये कोशिश कर रहा है समझने की कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। मतलब कंपनियों के मुनाफे, पुरानी सभ्यताओं की सोच और दुनिया में ताकत का जो संतुलन बदल रहा है, वो सब। काफी गहरा विश्लेषण लगता है। और इसमें ये भी है कि कैसे ट्रम्प जैसे नेताओं की वापसी या चीन की जो खामोश मगर सधी हुई चालें हैं, वो इस पूरी कहानी को और कैसे उलझा रही हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत समझने की। जरूर। तो सबसे पहले ये विश्लेषण एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का भी सीधा हाथ है। हाँ, ये पॉइंट काफी अहम है इस रिपोर्ट का। मतलब हर मिसाइल दागी जा रही है या कोई ड्रोन रोका जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रक्षा कंपनियां हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन। हाँ, ये पश्चिमी कंपनियां, और रिपोर्ट चीन की नोरिंको का भी नाम लेती है। इनका सीधा मुनाफा जुड़ा है। अच्छा, मतलब तनाव बढ़ता है तो इनके शेयर भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण तो यही कहता है, ये सिर्फ युद्ध का एक नतीजा नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कंपनियां इसे बढ़ाने में हिस्सेदार हैं, सहलेखक हैं। सिर्फ रक्षा कंपनियां या और भी? नहीं, और भी। हेज फंड्स हैं, लॉजिस्टिक्स वाली फर्में हैं, तेल के व्यापारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट में कई लोगों के लिए अवसर छिपा है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से शांति से ज्यादा तनाव में फलते फूलते हैं। अजीब है। हाँ, ये विश्लेषण तो यही तर्क दे रहा है। और चीन का क्या रोल है इसमें? रिपोर्ट कहती है कि चीन भी इस खेल में शामिल है। बिल्कुल। चीन के नजरिए से ये रिपोर्ट कहती है कि मध्य पूर्व की ये जो अस्थिरता है, ये उसके लिए एक मौका हो सकती है। मौका किस तरह का? खासकर उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। वो जो चीन की बड़ी योजना है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने की। हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो अगर मध्य पूर्व में गड़बड़ी बढ़ती है तो चीन ये तर्क दे सकता है कि देखो, मध्य एशिया से गुजरने वाले हमारे रास्ते ज्यादा सुरक्षित हैं। अच्छा, तो इससे बाकी देश चीन के रास्तों पर और निर्भर हो जाएंगे। हाँ, यूरेशियाई निर्भरता चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ जाएगी। तो इस विश्लेषण का तर्क है कि असली फायदा शायद शांति में नहीं है, बल्कि एक तरह के नपे तोले अंदाजे के मुताबिक चलने वाले युद्ध या तनाव में है। ये तो काफी अलग नजरिया है। और रिपोर्ट में किसी दार्शनिक पहलू का भी जिक्र था, आपने कहा था भगवत गीता का। हाँ, ये विश्लेषण एक दिलचस्प मोड़ लेता है। ये संघर्ष को लेकर जो इंसानी फितरत है उस पर बात करता है, और ये भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देता है। अच्छा, क्या कहता है वो? मोटे तौर पर उसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यानी शक्ति खुद को प्रकट करता हूँ। रिपोर्ट का मानना है कि ये सदियों पुरानी सोच आज भी कुछ रणनीतिकारों के फैसलों पर असर डालती है। मतलब संघर्ष को हमेशा बुरा नहीं माना जाता? इस नजरिए से नहीं, कभी कभी इसे कूटनीति की नाकामी नहीं, बल्कि उसकी कह सकते हैं परिपक्वता माना जाता है, शक्ति संतुलन का एक जरूरी हिस्सा। विश्लेषण कहता है विकास शांति को नहीं, प्रभुत्व को चुनता है। और इसी सोच से शायद चीन का रवैया जुड़ा है, उसकी चुप्पी। सही पकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग जो ऊपर से नर्म बयान देता है वो कूटनीति लगती है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी देरी है, एक रणनीति है। इंतजार कर रहा है चीन, किस लिए? कई फायदे हैं। अगर अमेरिका सीधे लड़ाई में उलझता है तो उसकी ताकत बढ़ती है, उसका ध्यान बढ़ता है। इजराइल का दबदबा अगर कमजोर होता है तो ईरान जैसे चीन के सहयोगियों को फायदा होता है। और तेल की कीमतें? हाँ, वो भी। तेल महंगा होता है तो चीन की अपनी करेंसी युआन में तेल का व्यापार बढ़ाने की जो कोशिशें हैं, जिसे पेट्रो युआन कहते हैं, उसको बल मिलता है। तो ये एक तरह से चीन के पुराने रणनीतिकार सन त्सू की चाल है, दुश्मन को खुद ही थकने दो। हाँ, विश्लेषण इसे उसी से जोड़ता है। बिल्कुल। इस विश्लेषण में एक और शब्द है, राइट विंग यथार्थवाद। ये क्या चीज है? ये एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया को आदर्शों के चश्मे से देखने के बजाय जैसी वो असल में है वैसे देखने पर जोर देता है। मतलब दोस्त और दुश्मन की साफ पहचान करना, अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना। आदर्शवाद जैसे शायद चैम्बरलेन या ओबामा का था, उसके बजाय। तो इस नजरिए से ईरान, इजराइल, ट्रम्प, इनको कैसे देखा जाता है? तो रिपोर्ट के हिसाब से ये नजरिया ईरान के हमलों को एक तरह से घेराबंदी की प्रतिक्रिया मानता है, इजराइल के एक्शन को अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश, और ट्रम्प जैसे नेताओं के बयानों को
अमेरिकी ताकत दोबारा स्थापित करने का एक सोचा समझा इरादा। तो इस सोच के मुताबिक असली खतरा सेनाएं नहीं बल्कि भ्रम है। हाँ, भ्रम। ये न समझ पाना कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन और दुनिया असल में कैसे काम करती है। रिपोर्ट कहती है असली कमजोरी सैन्यवाद नहीं बल्कि यही भ्रम है। समझ रही हूँ। और आखिर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? एआई वाले ड्रोन, सैटेलाइट तस्वीरें। हाँ, रिपोर्ट इस गठजोड़ पर भी रोशनी डालती है। ये जो एआई से चलने वाले ड्रोन हैं, सैटेलाइट तस्वीरों का चालाकी से इस्तेमाल, ये सब टेक कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। सिर्फ अमेरिका की या चीन की भी? दोनों। सिलिकॉन वैली से लेकर शेंजेन तक। इसे सर्वेलांस कैपिटलिज्म कहा गया है, मतलब निगरानी से पैसा कमाना। और अब ये सर्वेलेंस राष्ट्रवाद बन रहा है? हाँ, जहाँ देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है युद्ध अब सॉफ्टवेयर जैसा हो गया है जिसे आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है। और समुद्री रास्तों का क्या? हुर्मुज जैसे? वो बहुत अहम हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर वो बंद हो जाएं तो वैश्विक व्यापार ठप पड़ सकता है। इससे किसे फायदा होगा? रिपोर्ट कहती है चीन जैसे देशों को फायदा हो सकता है जिनके पास जमीन के रास्ते ऊर्जा पहुंचाने के विकल्प मौजूद हैं या वो बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट इस पूरे संघर्ष को कैसे समेटती है? संक्षेप में ये विश्लेषण इसे कई ताकतों का टकराव मानता है। एक तरफ ईरान है, उसका धैर्य, अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से जिंदा करने की कोशिश। दूसरी तरफ इजराइल है, उसकी ताकत बनाए रखने की इच्छा। अमेरिका है जो थोड़ा उलझावा लगता है, और चीन है जो बहुत सधे हुए तरीके से इंतजार कर रहा है। और ये सब क्या दिखाता है? तो ये इंसानी फितरत का प्रदर्शन है, थोड़ी कबीलाई, थोड़ी रणनीतिक। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है, कई शक्ति केंद्र हैं, इसमें असमानता है और ये कॉरपोरेट हितों से चलती है। यहाँ संघर्ष अक्सर अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह की स्टिमुलेशन देता है, उत्तेजना देता है। लक्ष्य कोई शांति का स्वर्ग बनाना नहीं बल्कि किसी तरह व्यवस्था बनाए रखना है। रिपोर्ट के अंत में राजधर्म की बात है, ये क्या है? हाँ, ये प्राचीन भारतीय अवधारणा है। इसका मतलब है कि शासक को समझदारी, ताकत और संयम, इन तीनों से काम लेना चाहिए। लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रियता, वो भी गलत है, अधर्म है। तो रिपोर्ट का आखिरी संदेश क्या है? निष्कर्ष यही है कि आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज शायद भोलापन है। ये मानना कि सब अच्छा हो जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि भविष्य शांति की बातें करने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा लिखा जाएगा जो ताकत के खेल को, उसकी प्रकृति को समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। अगर ये रिपोर्ट सही है और संघर्ष दुनिया के लिए स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं फायदेमंद है और रणनीतिक रूप से जरूरी भी है, तो फिर स्थायी शांति के लिए असली वजह, असली प्रोत्साहन क्या हो सकते हैं? ऐसी शांति जो सिर्फ थकावट या बदलते समीकरणों की वजह से हुई कोई अस्थायी सुलह ना हो। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात।